आज शुरू करते हैं हम कक्षा 7 का तीसरा अध्याय विज्ञान का ऊष्मा। तो शुरू करते हैं आज ऊष्मा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर, थर्मामीटर, कोई वस्तु में ठंडी या गर्म किस प्रकार लगती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक ही वस्तु ठंडी और गर्म लगे? तो आइए चलते हैं इस चैप्टर में आगे और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जंतर रेशे से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह भी जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। इसमें बताया गया है कि हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं और ठंडियों के समय ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। गर्म तथा ठंडी, गर्म तथा ठंडी। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? पहला हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करते हैं। हम वस्तुओं को कैसे पता लगाते हैं कि वो है गर्म है या ठंडी? ज़्यादातर हम छूकर पता लगाते हैं कि वस्तु ठंडी है गर्म। इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप 3.1, जो जो हमें बताता है कि हमारी छूने की शक्ति है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म। वो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं। तो आइए पढ़ते हैं क्रियाकलाप में क्या है। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर ए, बी तथा सी नामांकित कीजिए। पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। तो इसमें चेतावनी दिया है प्रयोग करते समय कि ज़्यादा गर्म पानी मत लेना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? तो इस क्रियाकलाप में क्या हुआ मैं बताता हूँ। 3 बर्तन लिए, उनमें नाम लिखा ए, बी, सी।
बर्तन ए में गर्म पानी लिया, बर्तन बी में ठंडा पानी, बर्तन सी में ठंडा और गर्म को मिलाकर थोड़ा कुनकुना पानी, नज़ारा ठंडा ना गर्म। बर्तन ए में बायां हाथ डाला 3-4 मिनट के लिए, बर्तन बी में दायां हाथ डाला 3-4 मिनट के लिए, और दोनों हाथों को एक साथ निकाल कर जब बर्तन सी में डाला हमने तो हमें लगता है कि एक हाथ बायां हाथ जो हमने ठंडे पानी में डाला था और एक हाथ जो हमने गर्म पानी में डाला था। जो हाथ हमने ठंडे पानी में डाला था वह बर्तन सी में डुबोने पर हमें ऐसा लग रहा है कि वो पानी गर्म है, और जो हाथ हमने गर्म पानी में डाला था वो बर्तन सी में डुबोने पर उस हाथ से लग रहा है कि पानी ठंडा है। तो इस प्रकार तो हम अपने हाथों पर किसी वस्तु को छूकर विश्वास नहीं कर सकते कि वह गर्म है या ठंडी। बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। ताप मापन, हम ताप को किस प्रकार मापते हैं? क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 2.3 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। यह है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर इसमें 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का टेम्परेचर लिखा रहता है, क्योंकि मनुष्य के टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास रहता है, इसलिए इसका इतना लिखते हैं, पूरा लिखते नहीं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल जिसे सी द्वारा दर्शाता है। बूझो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल में है जिसका मापक्रम 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस में 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए। मान लीजिए कि
दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन दोनों चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटा सा भाग का मान 1/5 सेल्सियस अर्थात 0.2 सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में पकड़कर और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। आप थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसकी मात्रा C के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया गया है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि वह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा और उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स नहीं था। वह चिंतित हो गई। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं। क्रियाकलाप 3.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। अपने परीक्षणों को 3.2 में अंकित कीजिए। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम ही हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। तो पहेली का जवाब क्या होगा? मतलब पहेली चिंतित हो गई, उसका टेम्परेचर फिक्स 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो उसका जवाब क्या है पहेली के लिए? तो इसका जवाब है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है मानव शरीर का, वह किस प्रकार दिया गया है कि बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर नापा होगा, लगभग 1000-2000, तो उससे एवरेज लिया होगा, तो वह 37 डिग्री सेल्सियस आया होगा स्वस्थ व्यक्तियों। इसीलिए कह दिया कि स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारी का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारी का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसके ऐसा करने से रोक दिया। चेतावनी: डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक है। प्रयोगशाला तापमापी। अब हम जानेंगे प्रयोगशाला में ताप किस प्रकार मापते हैं।
हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लेते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी का आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था। ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। देखो, यह प्रयोगशाला तापमापी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। आइए आप देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 3.4। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की किसी तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नल में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा इसे मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। बूझों को अब समझ में आ गया कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 3.5। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने पर प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो आप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल नीचे गिरने लगता है। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए कि जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि आपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुहित से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का
फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? विभंग का क्या लाभ? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। तो इस क्रियाकलाप में हमें बताया गया है कि क्यों हम प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग अपने शरीर का ताप मापने में प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट कर सकते हैं जब वह उस पदार्थ में उसका बल्ब डूबा हो जिसका हमें ताप मापना हो। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में हम तापमापी निकाल भी लें तो भी उसका पाठ्यांक ज्यों का त्यों रहता है जब तक उस डॉक्टरी थर्मामीटर को झटका न मारे। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। ऊष्मा का स्थानांतरण। अब पढ़ेंगे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहेली जानना चाहती है, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? आइए इसकी खोज करें। क्रियाकलाप 3.6 एल्युमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए मोम के टुकड़ों का क्या होगा। क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में पर्याय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि क्या है? नाम क्या है? चालन। जैसे ठोस है कोई भी, जैसे धातु है, धातु का टुकड़ा, तो जैसा खाना तारने वाली चम्मच है तो एक हिस्सा उसका सब्जी में डूबा रहता है, दूसरा भी गर्म होने लगता है। इस वजह से चालन की वजह से ऊष्मा दूसरे स्थान तक, जैसे चाय बनाते समय हत्ता का एक हिस्सा डंडा भी गर्म हो जाता है, वो डायरेक्ट आग के संपर्क में तो नहीं रहता, फिर भी गर्म होता है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चलन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? हाँ।
क्रियाकलाप 3.7 किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्रित कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छू कर देखिए। अपने परीक्षण को सारणी में लिखिए। तो जो धातु होगी उनमें ऊष्मा का चलन होगा। जो पदार्थ अपने से ऊष्मा होकर आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण एल्यूमीनियम, आयरन, कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरित कैसे होता है, आइए पता लगाएं। देखो, इसमें बताएगा ऊष्मा का चालक और कुचालक। वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर जाने देते हैं ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, लगभग सभी धातुएं, कुछ को छोड़कर, जैसे पारा हो गया। पारा से ऊष्मा निकल जाती है लेकिन हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। हीट तो गुजर सकती है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देते, अर्थात वह अपने से होकर ऊष्मा को नहीं गुजरने देते। उन्हें कुचालक कहते हैं या ऊष्मारोधी कहते हैं। इनके उदाहरण क्या होंगे? लकड़ी, प्लास्टिक। जल और वायु भी ऊष्मा के कुचालक हैं, लेकिन इनसे होकर ऊष्मा किस प्रकार गुजरती है इसके बारे में हम पता लगाएंगे। क्रियाकलाप 3.8 में गोल पेंदे का फ्लक्स लीजिए। यदि फ्लक्स उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा प्लास्टिक को रखने का फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। आप क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस प्रकार इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। देखो, इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की एक और विधि बताई गई है जिसको हम क्या कहते हैं? संवहन। जैसे जल या वायु को में गर्मी कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं कभी, तो क्या होता है? नीचे से गैस जलती है, बर्तन में पानी रखा होता है, तो नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर पहुंचता है, आसपास का पानी उसकी जगह लेता है और यह प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है जब तक पानी गर्म ना हो जाए। और फिर गर्म हो गया तो भाप बनकर उड़ जाता है जब तक पूरा खत्म ना हो जाए, अगर लाइट आग बंद ना करें तो। और आपने यह भी देखा होगा, जब हम इलेक्ट्रिक रोड से अर्थात गीजर से पानी गर्म करते हैं बाल्टी का, तो क्या होता है? ऊपर का पानी तो गर्म हो जाता लेकिन नीचे का पानी ठंडा का ठंडा बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी है ऊपर तो जा सकता है लेकिन नीचे नहीं पहुंचता। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ऊपर का पानी तो गर्म हो गया, बाल्टी में रखा, नीचे का पानी ठंडा का ठंडा रह गया।
वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 में द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.9 एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? ऐसा क्यों? देखो इसमें मोमबत्ती है, एक हाथ हम बगल में रखे हैं, एक हाथ ऊपर। जो बगल वाला हाथ है मोमबत्ती के बगल में किए हैं उसमें उतनी गर्मी हमें महसूस नहीं होगी जितनी कि जो हम अगरबत्ती के ऊपर किए हैं, झाड़ के ऊपर। क्योंकि जो अगरबत्ती की फ्लेम है झाड़, तो उससे आसपास की वायु गर्म होकर ऊपर जाती है जो हमें गर्मी महसूस कराती है। और बगल वाले हाथ में तो क्या, थोड़ी बहुत। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु, बगल की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लोग के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं हो लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या तल जल की अपेक्षा से गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह पराक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। दोस्तों, इसमें बताया गया है समुद्र समीर और स्थल समीर एक रोमांचक घटना है समुद्र के किनारे वाले लोगों के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे दिन के समय क्या होता है, जो समुद्र है उसमें पानी रहता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है। तो स्थल की जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और समुद्र की वायु उस स्थान को भरने के लिए समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो जो समुद्र के किनारे जो मकान बनाते हैं लोग, तो वह खिड़कियां समुद्र की ओर बना लेते हैं, इससे उन्हें बड़ी ठंडी हवा मिलती है। और रात के समय यह परिक्रम ठीक विपरीत होता है। क्या होता है, जो समुद्र होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, गर्म बना रहता है, मतलब वो स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जो स्थल की वायु है बहुत समुद्र की ओर चलती हो। यह थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाता है जब हम धूप में खड़े होते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह परिक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए
स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तावक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा से ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पर एक ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि के बारे में बताया गया है, जो है विकिरण। क्या होता है? चालन या संवहन में जब ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो क्या उसमें मुख्य रूप से हमें पदार्थ की जरूरत होती है या अर्थात माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे जल या वायु में संवहन के द्वारा के पदार्थ के अणु ही गति कर ऊष्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं, तब ऊष्मा स्थानांतरित होती है। जैसे जल में, वायु में, और जैसे लोहा जैसे ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरित चालन के द्वारा होती है। लेकिन क्या हो, जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है तो सूर्य तो है हमसे लाखों किलोमीटर दूर, वहां से ऊष्मा कैसे आएगी? अगर चालन से भी आएगी या संवहन से, माध्यम की जरूरत है। लेकिन बीच में तो वैक्यूम है, खाली स्थान, निर्वात है, तो ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचेगी? उसका एक तीसरा तरीका है, वो है विकिरण। विकिरण के रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे बिंडलों के रूप में ऊर्जा हम तक आती है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 3.10। ट्रेन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप को मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। तो यह क्रियाकलाप 3.10 में बताया गया है कि दो बर्तन लीजिए, एक को काला पेंट कीजिए और दूसरे को ऐसा ही रख दीजिए 1 घंटे के लिए दोपहर में घाम में। आप देखेंगे जिस बर्तन में हमने काला पेंट किया है वह ज़्यादा गर्म, उस बर्तन का पानी ज़्यादा गर्म है उसकी अपेक्षा जिसमें हमने काला पेंट नहीं किया।
क्रियाकलाप 3.11 क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए जाने गए दोनों डिब्बों क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों को लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्रों तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होते हैं? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। दूसरा क्रियाकलाप है जो बर्तन हमने 3.10 में लिए थे, उन्हीं में 3.11 में क्या करना है। एक बर्तन में हमने काला पेंट किया था, एक को बिना पेंट के रखा था। दोनों में 60 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी को भरना है। किसी छायादार छाया के दार स्थान या कमरे में उन्हें 10-15 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद हमें उनको ताप मापना है। तो हम देखेंगे, ताप मापते समय देखेंगे जो काला पेंट वाला बर्तन था उसका टेम्परेचर उस बर्तन की अपेक्षा जिसमें कोई पेंट नहीं पोता गया था उसका टेम्परेचर कम है, अर्थात काले वाला बर्तन का टेम्परेचर कम है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो काला पदार्थ है वह विकिरणों को अधिक मात्रा में लेता है और अधिक मात्रा में छोड़ता है, और जो सफ़ेद बर्तन है वह विकिरणों को कम अवशोषित करता है और कम ही छोड़ता है। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की यह एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है, जो नीले डिब्बे में है। इसका पहले ज़माने के लोग किस प्रकार से उपयोग करते थे सर्दी और गर्मी से बचने के लिए? पहले जो दीवारें बनती थी मिट्टी की बनती थी, बहुत मोटी, लगभग 3-3 फुट चौड़ी, जिससे और बीच में अटारी बना देते थे। ऊपर कुछ सामान रखा रहता था जिससे नीचे ना ज़्यादा गर्मी का एहसास होता था गर्मियों के समय पर, और ना ही ठंडियों के समय पर ज़्यादा ठंड का, अर्थात वह हीट प्रूफ मकान रहता था पुराने ज़माने में। अब तो 9 इंची की दीवार होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसा बाहर वैसा भीतर। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने का उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए 2 कंबलों के बीच में वायु की एक पतली परत विद्यमान है। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपको यह चुनने के लिए दिया जाए था सर्दियों के समय कि आप एक मोटा कंबल ले लीजिए
या दो पतले पतले कंबल ले लीजिए, तो आप क्या पसंद करोगे? ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि मोटा कंबल ले लेंगे, इसी से रात कट जाएगी, लेकिन वो गलत है। दो पतले कंबलों को लेना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दो पतले कंबलों के बीच में वायु फंसी रहेगी, जो कि ऊष्मा का एक प्रकार से कुछ अलग है वायु, और हमें सर्दी का कम अनुभव हुआ, अर्थात हमें गर्मी, जो हमारे शरीर की गर्मी है वो बाहर नहीं रखेगी और कम्बल के अंदर गर्माहट ही बनी रहेगी। प्रमुख शब्द: सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवाहन, कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का मौसम वैज्ञानिक करते हैं, इसका मौसम बताने के लिए। ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, ताप, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी, प्रतिरोधी। आपने क्या सीखा? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये हैं चालन, संवाहन तथा विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवाहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम सर्दियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, विज्ञान का कक्षा 7 की। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप ट्राई जरूर करना। आपसे कितने बनते हैं कमेंट में बताना, और फिर इसके लिए भी एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो